एक क्वारंटाइन क्षेत्र में सैकड़ों लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक हताश महिला भीड़ के बीच से गुजरती है और अपने बेटे से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, फिर उसे सैनिकों के हवाले कर देती है। वह और अन्य बच्चों को एक ट्रेन में भेजा जाता है, जहां एवा उन्हें बताती है कि सब ठीक हो जाएगा। यह बच्चा थॉमस बनकर बड़ा होता है, जिसे अन्य किशोरों के साथ एक बंद ग्लेड में रखा जाता है। उनका लक्ष्य एक भूल भुलैया से बच निकलना है। राक्षसों से भरी ग्लेड को घेरती है। वे अंततः इसे हासिल कर लेते हैं तो उन्हें एक प्रयोगशाला मिलती है। भूल भुलैया एक दुष्ट कंपनी द्वारा एक प्रयोग था, ताकि उस वायरस का इलाज ढूंढा जा सके जिसने मानवता को नष्ट कर दिया है। इस जानकारी को समझने से पहले कई सैनिक उन्हें प्रयोगशाला से बाहर खींचते हैं और एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर एक रेगिस्तान में उतरता है। जैसे ही समूह उतरता है, वे खुद को क्रैंक नामक ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों से घिरा हुआ पाते हैं। सैनिक तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं, समूह को सुरक्षित रखते हुए जब वे एक विशाल सुविधा की ओर बढ़ते हैं। अंदर वे जेनसन से मिलते हैं, जो खुद को इस आश्रय का नेता बताते हैं। क्योंकि किशोर वायरस के प्रति प्रतिरक्षित हैं, वे विकेट के लिए एक लक्ष्य बन गए हैं, लेकिन जेनसन वादा करते हैं कि अगर वे यहाँ रहते हैं तो वे सुरक्षित रहेंगे। फिर समूह मेडिकल बे में जाने से पहले खुद को साफ करता है, जहाँ उन्हें डॉक्टरों द्वारा कुछ परीक्षण करने से पहले विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। थॉमस ने देखा कि टेरेसा को डॉ. इसके बाद जेनसन थॉमस का साक्षात्कार लेते हैं। चूंकि सभी किशोर भूलने की बीमारी के साथ भूल भुलैया में भेजे जाते हैं, थॉमस बताते हैं कि उन्हें याद है कि वह विकेट के लिए काम करते थे, लेकिन और कुछ नहीं। जब सभी चिकित्सा परीक्षण पूरे हो जाते हैं तो समूह को कैफेटेरिया जाने की अनुमति दी जाती है, जहां वे यह जानकर चौंकते हैं कि अन्य भूल भुलैया भी थीं और कमरे में सभी बच्चे जीवित बचे हुए हैं। वे एक लड़के से दोस्ती करते हैं जो उन्हें बताता है कि उसकी टीम यहाँ केवल कुछ दिनों से है। इस सुविधा में सबसे लंबे समय तक रहने वाला किशोर एरिस है, जिसकी भूल भुलैया में ज्यादातर लड़कियां थीं और वह यहाँ एक हफ्ते से है। उसी समय जेनसन अंदर आते हैं और कुछ नाम पुकारते हैं, जिन्हें एक नए सुरक्षित घर में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर थॉमस देखता है कि टेरेसा क्रॉफर्ड के साथ एक गलियारे में चल रही है और उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड तुरंत उसे रोक देते हैं। उस रात थॉमस अंधेरे में एक आवाज फुसफुसाते हुए सुनता है और वेंट में एरिस को देखकर चौंक जाता है, जो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। थॉमस ऐसा ही करता है। कुछ समय तक वेंट्स के माध्यम से रेंगने के बाद वे एक ग्रिल तक पहुंचते हैं। वे क्रॉफर्ड और उसकी नर्सों को एक अजीब स्ट्रेचर में एक शरीर को धकेलते हुए देख सकते हैं। एरिस थॉमस को बताता है कि वे हर रात नए लोगों को लाते हैं, लेकिन उसने कभी किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। किशोर वास्तव में इस जगह को नहीं छोड़ते। अगले दिन रात के खाने के दौरान एक और समूह को जेनसन द्वारा बुलाया जाता है। थॉमस उनके पीछे जाने की कोशिश करता है और गार्ड्स द्वारा फिर से रोका जाता है, लेकिन इस बार थॉमस जोर देता है और गार्ड्स को उसे रोकने के लिए बल का उपयोग करना पड़ता है। अन्य किशोर थॉमस को पीछे खींचने के लिए दौड़ते हैं और जेनसन अपने आदमियों को इस समूह को उनके बंक्स में भेजने का आदेश देता है। अपने कमरे में थॉमस खुलासा करता है कि उसने गार्ड्स का आईडी बैज चुराने के लिए वह दृश्य बनाया था और वह इस सुविधा का रहस्य जानने का इरादा रखता है। हालांकि न्यूट को लगता है कि थॉमस अधिक प्रतिक्रिया कर रहा है और उसे आभारी होना चाहिए कि अब उनके पास खाना और आश्रय है। उसी समय एरिस वेंट में दिखाई देता है और थॉमस उसका पीछा करता है। जल्द ही वे रहस्यमय प्रयोगशाला के बाहर गलियारे में पहुंचते हैं और थॉमस बैज का उपयोग करके ताला खोलता है। अंदर वह यह देखकर चौंक जाता है कि ट्यूब्स में ग्रीवर्स भरे हुए हैं, जो भूल भुलैया के राक्षस हैं। एक अन्य कमरे में लड़के यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि सभी किशोर जो स्थानांतरण के लिए बुलाए गए थे वे बेहोश हैं और एक मशीन से लटके हुए हैं जो उनके शरीर से नीला तरल निकाल रही है। जेनसन अंदर आता है और लड़के छिपते हैं। वह हवा से वीडियो बात करने के लिए एक स्क्रीन चालू करता है। यह सुविधा विकेट के लिए काम कर रही है। वह उससे कहती है कि वह बेहोश किशोरों को फसल के लिए तैयार करे। वह जल्द ही दौरा करेगी। अव्वा पहाड़ों में रहने वाले विद्रोही समूह के बारे में भी पूछती है, जिसे राइट आर्म के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न विकेट सुविधाओं पर हमला कर रहा है। जेनसन वादा करता है कि उसके लोग जल्द ही विद्रोही मुख्यालय का पता लगा लेंगे। जेनसन के जाने के बाद थॉमस और एरिस बेडरूम में लौटते हैं और अपने दोस्तों को सब कुछ बताते हैं, जबकि दरवाजा बंद कर देते हैं। जेनसन लड़के लेने आता है। गार्ड्स को दरवाजा खोलने धक्का देना पड़ता है, लेकिन किशोर पहले ही जा चुके होते हैं। थॉमस की टीम वेंट्स के माध्यम से भाग गई है और एक अन्य गलियारे में पहुंच जाती है, जहां एरिस घोषणा करता है कि वह रुक रहा है क्योंकि उसे कुछ करना है। समूह दौड़ना शुरू करता है और क्रॉफर्ड से टकरा जाता है, इसलिए वे उसे टेरेसा के पास ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। अलार्म बजने लगते हैं और जेनसन सुरक्षा कैमरों पर लड़कों को ढूंढ लेता है। एक गार्ड तुरंत गलियारे में आता है और उन्हें रोकने के लिए अपने स्टन गन का उपयोग करता है, लेकिन मिनो उसे दीवार के खिलाफ लात मारकर गिरा देता है। गार्ड की गन लेने के बाद समूह एक लैब की ओर दौड़ता है, जहां टेरेसा को एक बिस्तर पर पाता है और गार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए वे एक टेबल से दरवाजा बंद कर देते हैं और एक खिड़की तोड़कर एक अलग निकास की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक और गार्ड है और थॉमस तुरंत उसे गन से बेहोश कर देता है। टीम दौड़ती रहती है और एक बंद गेट तक पहुंचती है, जिसे बैज से नहीं खोला जा सकता। जेनसन और उसके आदमी गलियारे में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अगर वे बाहर जाते हैं तो वे बाहर की कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। दरवाजा खुलते ही एरिस दिखता है। थॉमस जेनसन के समूह पर गोली चलाता है, उन्हें विचलित कर दोस्तों संग दरवाजे से भागता है ठीक बंद होने से पहले। एरिस ताले को नष्ट कर देता है और बाकी लोग कुछ हथियार पकड़ लेते हैं। फिर मुख्य गेट की ओर दौड़ पड़ते हैं। बाहर रेत का तूफान है और गार्ड्स उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन किशोर तब तक चलते रहते हैं जब तक कि तूफान उनके दुश्मनों के लिए उनका पीछा करना मुश्किल नहीं कर देता।
कुछ देर दौड़ने के बाद वे एक परित्यक्त इमारत पाते हैं और रात बिताने के लिए अंदर चले जाते हैं। थॉमस और एरिस तय करते हैं कि उन्हें पहाड़ों में सही हाथ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वे कुछ पैरों के निशान देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां सामान है, मतलब यहाँ कोई रहता था। वे ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। इमारत की खोज को अलग हो जाते हैं। थॉमस, मिनो एक मृत शरीर और कुछ केबल्स पाते हैं जिनका वे पीछा करते हैं और एक जनरेटर देखते हैं। मिनो उसे चालू कर देता है और पूरी इमारत में बिजली आ जाती है। अचानक उनके पीछे कुछ क्रैंक्स दिखाई देते हैं, तो मिनो एक को नीचे लाकर एक रास्ता बनाता है और लड़के एक अलग कमरे में भाग जाते हैं। जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि क्रैंक्स अंदर न आ सके। फिर वे दरवाजे को रोकने के लिए कुछ फर्नीचर गिरा देते हैं। हालांकि यह कमरा भी क्रैंक्स से भरा हुआ है। यह जोड़ी बाकी लोगों से मिलने के लिए दौड़ती रहती है और अब सभी एक साथ भागने की जल्दी में है। एरिस एक बल्ले का उपयोग करके एक क्रैंक को गिरा देता है जो बहुत करीब आ जाता है और टेरेसा एक और को हथौड़े से मारती है। एक क्रैंक खिड़की से फूटकर न्यूट को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उसके दोस्त जल्दी से उस प्राणी को लात मारकर उसे बचा लेते हैं। वे दीवार में एक संकीर्ण गलियारा पाते हैं और उसमें से दौड़ते हैं, लेकिन अंत में दरवाजा बंद होता है। जब समूह उसे खोलने की कोशिश करता है, विंस्टन अपनी बंदूक का उपयोग करके गलियारे में क्रैंक्स को पीछे रखता है। उनमें से कुछ को मार देता है। काफी लात मारने और धक्का देने के बाद दरवाजा खुल जाता है और समूह आगे बढ़ सकता है। दुर्भाग्यवश विंस्टन को क्रैंक्स पकड़ लेते हैं और उनके सड़े हुए हाथों से उसका पेट बुरी तरह से खरोंच जाता है। उसके दोस्त उसे पकड़ने और क्रैंक्स से दूर खींचने में सफल होते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। पीछा तब तक जारी रहता है जब तक कि किशोर एक सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढ लेते और बाकी रात वहीं छिपकर सोते हैं। अगली सुबह समूह इमारत छोड़ देता है और पाता है कि वे खंडहरों में एक शहर के बीच में हैं। वे इंजन की आवाज सुनते हैं और दुष्ट हेलीकॉप्टरों के गुजरने से पहले छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखा नहीं जाता है और जब हेलीकॉप्टर चले जाते हैं तो समूह आगे बढ़ता रहता है। तभी विंस्टन गिर जाता है। वह वास्तव में बीमार है और मुश्किल से हिल सकता है, इसलिए दूसरों को उसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है। अगले कुछ घंटों के लिए किशोर रेगिस्तान पार करना जारी रखते हैं और यहाँ तक कि एक रेत के तूफान का सामना भी करते हैं। जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो टेरेसा थॉमस को अपनी गर्दन पर एक टैटू दिखाती है और बताती है कि उसे अपनी सारी यादें वापस मिल गई है। उसे याद है कि उसने थॉमस से बचपन में मिले थे और विकेट में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन थॉमस मना कर देता है। वे गोली की आवाज सुनते हैं कि दूसरों ने विंस्टन को बंदूक पकड़ लिया है। लड़के की हालत और बिगड़ रही है और अब वह खून उलट रहा है। वह अपनी शर्ट उठाकर उन्हें दिखाता है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और वह जल्द ही एक क्रैंक में बदल जाएगा, इसलिए वह चाहता है कि यह उस अवस्था तक पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए। न्यूट उसे बंदूक वापस देता है और समूह वहां से चला जाता है। बाहर जाते समय वे गोली की आवाज सुनते हैं जो विंस्टन की जिंदगी का अंत कर देती है। यात्रा जारी रहती है। समूह जमीन पर सोता है और दिन के समय गर्मी सहता है, जबकि पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक रात थॉमस कुछ रोशनी को दूर से देखता है, ठीक उसी समय जब एक विशाल बिजली का तूफान पास में आता है। समूह रोशनी दौड़ना शुरू करता। वे जमीन पर गिरती बिजली से बचते हैं। दुर्भाग्यवश एक बिजली मिन्हो को लग जाती है और उसे बेहोश कर देती है, इसलिए उसके दोस्तों को उसका शरीर बाकी रास्ते तक घसीटना पड़ता है। वे एक इमारत तक पहुंच सफल होते और अंदर छिप जाते हैं। बाद में वे मिन्हो की जांच करते हैं, जो दर्द में जागता है लेकिन ठीक है। टेरेसा को कुछ अजीब गंध आती है और अचानक एक क्रैंक द्वारा हमला किया जाता है, जिसे वह समय पर बचकर निकल जाती है। अंधेरे में और क्रैंक दिखाई देते हैं, लेकिन वे सभी दीवारों से जंजीरों में बंधे होते हैं। अचानक ब्रेंडा द्वारा एक लाइट चालू की जाती है जो क्रैंक्स को अपने गार्ड डॉग्स कहती है और किशोरों को एक अन्य कमरे में ले जाती है जहां वह कुछ बचे हुए लोगों के साथ रहती है। फिर वे नेता जॉर्ज से मिलते हैं जो दाएं हाथ को भूत कहते हैं। जब वे यह बताने से इनकार करते हैं कि वे कहां से आए हैं तो पुरुष उन्हें पकड़ लेते हैं और ब्रेंडा लेजर से थॉमस की गर्दन पर टैटू दिखाती है। टेरेसा के टैटू से मेल खाता है। यह उसे विकेट चिन्हित करता और जॉर्ज उसे मूल्यवान कहता। समूह को एक छेद से उल्टा लटकाया जाता, जबकि जॉर्ज तय करता क्या करे। ब्रेंडा जॉर्ज को पैकिंग पाती है। वह सोचता अगर वह बच्चों को दाएं हाथ को सौंपता तो उसे भी उनके आश्रय में स्वागत होगा। इस बीच बच्चे एक दूसरे रस्सियों पर धकेलते हैं जब तक कि टेरेसा लीवर तक नहीं पहुंचती और खुद को आजाद कर लेती है। उसी समय विकेट सैनिकों की एक टीम इमारत में चुपके से घुस जाती है और सभी गार्डों को गिराना शुरू कर देती है। जेनसन एक हेलीकॉप्टर में प्रकट होता है और सभी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन यह केवल जीवित बचे लोगों में घबराहट पैदा करता है। टेरेसा दूसरों को उतरने में मदद करती है। जाने से पहले एक आदमी उनका रास्ता रोकता है। जेनसन को कहता है उसने उन्हें पकड़ लिया है। थॉमस हथियार पकड़ सिर मारता है, लेकिन यह उसे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है और आदमी फिर भी उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसे पहले ब्रेंडा की गोली से मार दिया जाता है, जो उन्हें बाहर ले जाने के लिए स्वयं सेवा करती है। जॉर्ज कुछ विस्फोटकों का ध्यान रखने के बाद सभी इमारत के स्पीकरों पर एक गाना बजाता है और फिर समूह से मिलने के लिए दौड़ता है। वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें सही जगह तक ले जा सकता है और एक खिड़की खोलता है जहां उसने एक जिप लाइन लगाई है, जिसका उपयोग वह इमारतों के बीच की खाई को पार करने के लिए करता है। सभी किशोर उसके पीछे पीछे पार करते हैं, सिवाय थॉमस के, जो ब्रेंडा के पीछे दौड़ता है जब वह कुछ लेने के लिए वापस जाती है। जल्द ही वे सैनिकों से गिर जाते हैं और ब्रेंडा गोली चलाती है, जिससे उनके भागने के लिए एक ध्यान भंग होता है। जोड़ी को भागने के लिए कुछ संकीर्ण स्टील की बीम पर चलना पड़ता है और गार्ड उन पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि वे गिरकर मर जाएंगे और उन्हें जीवित चाहिए। जब गाना खत्म होता है तो यह जॉर्ज के बमों को सक्रिय कर देता है और एक विशाल विस्फोट गार्डों को मार देता है।
इमारत गिरने लगती है, इसलिए ब्रेंडा और थॉमस कुछ केबल्स का उपयोग करके एक लिफ्ट शाफ्ट से नीचे फिसलते हैं और मलबा उन्हें कुचलने से पहले निचले तल पर पहुंच जाते हैं। मलबा शाफ्ट को भी अवरुद्ध कर देता है, इसलिए उनका एकमात्र विकल्प सीवर के माध्यम से भागना है। कुछ देर घूमने के बाद वे दीवारों पर एक रहस्यमय पौधा पाते हैं और एक क्रैंक देखते हैं जो एक जीवित चूहे को खा रहा है। जल्द ही दर्जनों क्रैंक दिखाई देते हैं और थॉमस एक को मारता है ताकि वे रास्ता खोल सकें और भाग सकें। एक नई पीछा शुरू होती है और अंधेरे में कुछ मोड़ लेने के बाद थॉमस और ब्रेंडा खुद को एक गिरी हुई इमारत के किनारे पर पाते हैं। क्योंकि क्रैंक अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, वे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं जबकि गिरते मलबे या वस्तुओं से बचते हैं। क्रैंक करीब आता है तो ब्रेंडा उसे लात मारकर गिरा देती है, लेकिन वह धातु की छड़ थामती है तो वह टूट जाती है। वह गिर जाती है, एक फटी हुई खिड़की पर लैंड करती है जो उसके हिलने पर फट जाती है। एक क्रैंक दिखाई देता है, कांच पर लड़ाई शुरू कर देता है, इसलिए थॉमस जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, कांच तोड़ने से पहले ताकि क्रैंक खाई में गिर जाए। इसके बाद यह जोड़ी इमारत से बाहर निकलने में सफल होती है। यह जानने ब्रेंडा के पैर एक काटने का निशान है। वह कहती है वह ठीक है। जोड़ी आगे बढ़ती है जब तक वे बस्ती नहीं ढूंढ लेते। जानकारी बेताब, वे मार्कस नाम के आदमी से बात करते हैं जो उन्हें अपने क्लब में प्रवेश करने से पहले पेय लेने के लिए मजबूर करता है। जब वे अपने दोस्तों पर सुराग खोजते हैं तो थॉमस को पता चलता है कि वे क्लब में एक क्रैंक रखते हैं ताकि उसे शूट कर सकें। चूंकि यहाँ कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता, थॉमस जाना चाहता है, लेकिन ब्रेंडा पेय से प्रभावित है और उसे रुकने के लिए कहती है, फिर उसे चूमती है। थॉमस टेरेसा सोचता रहता है और ब्रेंडा को मना करने के लिए चुंबन तोड़ देता है। दिल टूटे हुए ब्रेंडा चली जाती है और थॉमस उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों के क्रैंक और ग्रीवर के रूप में दिखाई देने वाले दृश्य परेशान करते रहते हैं। आखिरकार वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अचानक थॉमस खुद को एक अजीब सी सुविधा में पाता है। टेरेसा से कहता है कि उसने कुछ बड़ा किया क्योंकि वह अपने दोस्तों को मरते हुए और नहीं देख सकता था। बातचीत तब बाधित हो जाती है जब गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। उसी क्षण थॉमस जाग जाता है और समझता है कि यह एक सपना था। वह अपने दोस्तों के साथ एक पुराने भवन में है और जॉर्ज मार्कस से जानकारी के लिए मारपीट कर रहा है। मार्कस स्वीकार करता है कि वह अपने मुफ्त पेय के साथ किशोरों को अपने क्लब में लुभाता है और बाद में उन्हें विकेट को सौंप देता है। गुस्से में जॉर्ज मार्कस को लात मारता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। इसलिए मार्कस अंततः उन्हें बताता है कि ड्राइट हैंड का पहाड़ों में एक चौकी है, क्योंकि पैदल चलने से वे विकेट के सामने आ जाएंगे। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मार्कस की कार चुराने का निर्णय लिया। आखिरकार वे पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि सड़क पर छोड़े गए वाहनों से अवरुद्ध है, इसलिए उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्नाइपर उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और समूह छिपने के लिए दौड़ता है। मार्कस ने उन्हें फंसाया। जॉर्ज एक बम बनाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे फेंक सके, वे दो सशस्त्र महिलाओं से घिर जाते हैं। महिलाएं काफी आक्रामक हैं, हालांकि वे शांत हो जाती हैं जब वे एरिस को पहचानती हैं, क्योंकि वे उसके साथ एक भूल भुलैया साझा करती थीं। वे निर्णय लेते हैं कि समूह भरोसेमंद है और निशानेबाज छिपने से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद विद्रोही थॉमस के समूह को दाएं हाथ की गुप्त बस्ती में ले जाते हैं। दुर्भाग्यवश उनके पास ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि विकेट जब भी मौका मिलता है विद्रोहियों को मार देता है। नेता विंस से मिलने के दौरान ब्रेंडा गिर जाती है क्योंकि उसका संक्रमण फैल रहा है। विंस उसे मारना चाहता है और थॉमस दया की भीख मांगता है, लेकिन विंस नहीं सुनता। जब गोली चलाने होता है तो पूर्व वैज्ञानिक मैरी उसे रोक देती है। वह थॉमस को पहचानती है और कहती है कि वह मदद कर सकता है। मैरी बताती है कि पिछली बार जब उन्होंने बात की, थॉमस ने उसे हर विकेट लैब के निर्देशांक दिए, इसलिए दायां हाथ उसके बिना अस्तित्व में नहीं होता। वह हमेशा एक विद्रोही रहा है। यह एक निर्णय था जो उसने इसलिए लिया क्योंकि वह विकेट के प्रयोगों के दौरान बच्चों को मरते देखकर थक गया था। ब्रेंडा को एक तंबू में ले जाया जाता है और मैरी थॉमस से खून का नमूना लेती है ताकि कुछ दवा बना सके, जबकि वह भूल भुलैया के उद्देश्य को समझाती है। प्रतिरक्षित बच्चे जीवित रहने की स्थितियों में एक विशेष एंजाइम का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसे प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। इसीलिए विकेट ने इसे सीधे पूर्व भूल भुलैया बच्चों के शरीर से निकाला। यह सब टेरेसा सुन लेती है जबकि वह उन पर जासूसी कर रही होती है। फिर मैरी ब्रेंडा को थॉमस का एंजाइम इंजेक्ट करती है और यह संक्रमण को धीमा कर देता है, लेकिन उसे कुछ महीनों में और अधिक की आवश्यकता होगी। शाम को थॉमस टेरेसा से बात करता है, जो अपनी माँ की धीमी पीड़ादायक मौत की कहानी साझा करती है। वह नहीं चाहती कि अन्य लोग उसकी माँ की तरह पीड़ित हों, इसलिए वह हमेशा से विकेट के लिए काम कर रही है। उसने उन्हें बुलाया है और स्थान बताया है, इसलिए अब हेलीकॉप्टर बस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। थॉमस सभी को चेतावनी दे पाता, इससे पहले ही हेलीकॉप्टर फायरिंग शुरू कर देते हैं और कई सैनिक नीचे आकर लोगों पर स्टन बुलेट से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही विद्रोही घबराकर भागने लगते हैं, विंस और उसके सशस्त्र गार्ड आग का जवाब और अधिक आग से देते हैं। मिनो, न्यूट और विंस्टन जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाते हैं और सैनिकों पर गोली चलाने के लिए हथियार उठा लेते हैं। थॉमस को नर्सरी टेंट में आग लगी हुई मिलती है, लेकिन शुक्र है जॉर्ज और ब्रेंडा पहले ही बाहर जा चुके हैं। उसी समय सैनिक एक स्टन ग्रेनेड फेंकते हैं और विंस उसके गार्ड और लड़कों को गिरा देते हैं। जॉर्ज चाहता वे पकड़े जाने से पहले भाग जाएं, लेकिन थॉमस अपने दोस्तों की मदद करना चाहता, इसलिए जॉर्ज से कहता ब्रेंडा के साथ चला जाए जब रुकता है।
जैसे ही सैनिक सभी विद्रोहियों को पकड़ लेते हैं, थॉमस खुद को सौंप देता है और जानसेन उसे घूंसा मारता है। जल्द ही एब भी एक बड़े विमान में आता है और सैनिकों से सभी कैदियों को लोड करने के लिए कहता है। टेरेसा की जांच करने से पहले वह उसके लिए काम कर रही है। एवा और टेरेसा दोनों बताते हैं कि यह सब अच्छाई के लिए है और मैरी उन्हें टोकती है, इसलिए जानसेन उसे गोली मार देता है। सैनिक थॉमस को विमान में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बताता है कि उसके पास एक बम है। एवा से बच्चों को छोड़ने के लिए कहने से पहले अगर वह नहीं चाहती कि वह खुद को खत्म कर ले। उसके दोस्त अपना समर्थन दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले कि थॉमस बटन दबा सके, जॉर्ज एक ट्रक में आकर एक वैन को धक्का देता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है और ध्यान भटकता है। क्षेत्र में फिर से अराजकता छा जाती है और थॉमस इस मौके का फायदा उठाकर सैनिकों पर ग्रेनेड फेंकता है, जिससे उनमें से अधिकांश मारे जाते हैं। जब अन्य सैनिक एवा को वापस विमान में ले जाने के लिए दौड़ते हैं, जानसेन थॉमस को घूंसा मारता है और उसे मारने की तैयारी करता है। तभी ब्रेंडा उसे गोली मारकर गिरा देती है। विद्रोही सैनिकों से बंदूकें ले लेते हैं और वापस लड़ाई शुरू कर देते हैं, जबकि विंस मशीन गन से एक हेलीकॉप्टर गिरा देता है। एक सैनिक मिनो को मारता है और उसे ले जाया जाता है। थॉमस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन जॉर्ज उसे रोकता है। उसे अन्य भागते हुए विद्रोहियों के साथ पहाड़ों में छिपने के लिए मजबूर करता है। जानसेन और टेरेसा एवा के साथ विमान में शामिल होते हैं, जो समूह के आधे हिस्से के साथ उड़ जाता है। सुबह में दाहिने हाथ ने सारी उम्मीद खो दी है। थॉमस भागते भागते थक चुका है और कहता है वह मिनो को बचाने और एवा को मारने के लिए दुष्ट मुख्यालय में घुसपैठ करेगा। विद्रोही उसे पागल मानते हैं, लेकिन वे बदले को बेताब हैं और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं।